ये है हेनरी लॉ, ठीक है। दिस इज योर हेनरीज लॉ। तो ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, गैस किस में होगी, वेपर फेज में होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और मोल फ्रैक्शन को क्या बताते हैं हम, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सोल्यूबिलिटी वर्ड अगर दिया हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन। अगर हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे दिया, अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो हम निकालेंगे, ठीक है। नहीं निकाल सकते तो हम मजबूरी में वही वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला है भैया, हेनरी लॉ का। प्रेशर किसका निकलेगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट भी किसका रखोगे, और मोल फ्रैक्शन भी गैस का। तो आज हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे इसके। टॉपिक डालो, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो पता है किसी को, बताइए। हम्म हम्म क्यों हो जाएगी, क्यों, हाँ हाँ जी, ज्यादा साउंड आती है, ठीक है, मैम ने सही बताया। तो पहला जो, जी 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 जी, तो पहला लिखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन यानी सोल्यूबिलिटी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये पहला है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए, लिखते रहो। लिखिए द बोटल ऑफ, लिख रहा हूं मैं, सॉफ्ट ड्रिंक इज सील्ड एट हाई प्रेशर। द बोटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज सील्ड एट हाई प्रेशर। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हाई प्रेशर होगा तो CO2 की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये हेनरी लॉ कहता है। आप ये भी तो कह सकते हो ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी के, तो सोल्यूबिलिटी भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई प्रेशर के, ठीक है। ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी, 3 स्टेटमेंट है हेनरी लॉ की, तीनों एक ही बात बोलती हैं। The bottle of soft drink is sealed at high pressure so that the solubility of CO2 the solubility of CO2 is high। नहीं तो सॉफ्ट ड्रिंक का मजा नहीं है, वो तो आप चीनी का पानी पी रहे हो फिर, है ना, होता है ना, मीठी मीठी लगने लगती है। दूसरा है टू अवॉइड बैंड्स, अवॉइड बैंड्स। बताते हैं बैंड्स क्या है। लिखिए द, पहले लिख लीजिए उसके बाद समझाता हूं। द ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ
डाइवर्स, बता रहे हैं सब बताएंगे। स्कूबा डाइवर्स इज फिल्ड विद, ऑक्सीजन तो होगा ही उसमें, इज फिल्ड विद हीलियम गैस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ लो सोल्यूबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड। ठीक है, हमने क्या लिखा था, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद हीलियम गैस टू अवॉइड बैंड्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिया होगा, उसके बाद लिखिए टू अवॉइड बैंड्स। लिख लिया, नहीं समझा? बैंड्स क्या होते हैं? ये होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स, इसको भी लिख लिए, नाइट्रोजन गैस इन ब्लड, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ब्लड। अभी जाएगी कैसे? इंसान के फेफड़े में जाएगी तभी होगा ना टॉक्सिक इफेक्ट। अभी ऐसा होता है जैसे मान लो ये सी लेवल आपका, यहाँ पर आपकी बोट है। स्कूबा डाइवर क्या होते हैं? जो समुद्र के गहराइयों में जाते हैं, ठीक है। तो ये बंदा भाई यहाँ तक गया, सपोज कीजिए यहीं तक जा पाया वो, ठीक है। तो जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है हमेशा, और मैं बताऊंगा कैसे इंक्रीज होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो हेनरी लो क्या कहता है? सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी, आपके उसके फेफड़ों में तरह तरह की गैसेस आ सकती हैं, ठीक है, कैसे भी आ जाती हैं गैसेस। तो नाइट्रोजन क्या कर सकती है? फेफड़ों में कैंसर कर सकती है, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट कर सकती है, फाड़ सकती है उसका शरीर। तो उनको हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है इसी वजह से। तो जब वो वापस आएगा तो वो कई सारी गैसेस अपने साथ लेके आएगा, तो वो नहीं होनी चाहिए, मतलब नाइट्रोजन नहीं होनी चाहिए, बाकी छोटी मोटी गैस वैसे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई जो उसको उसके शरीर को इफेक्ट कर सके, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या डालते हैं? हीलियम डालते हैं, और हीलियम की जो सोल्यूबिलिटी है ब्लड में वो क्या है? कम है, तो नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देती है, समझ रहे हो? नाइट्रोजन को आने नहीं देती। और आपका हीलियम बेशक आ भी जाए लेकिन उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है ब्लड में? लो है, तो इफेक्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का, वाई स्कूबा डाइवर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर फिल्ड विद हीलियम गैस। तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ लो सोल्यूबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तो समझ में आया बैंड्स क्या होते हैं, स्कूबा डाइवर क्या करते हैं? स्कूबा डाइवर का काम होता है समुद्र की मेनली गहराई नापना, या कोई सोना पड़ा है कहीं पे उसको निकालना, ठीक है। फिल्मों में देखा होगा आपने, किसी ने ऐसी मूवीज देखी। हाँ जी, सोनार अलग चीज है, सोनार टेक्नोलॉजी है, सोनार अलग चीज। तीसरा है आपका एट हाई एल्टीट्यूड्स, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लो, एट हाई एल्टीट्यूड्स। होता क्या है, आप सुनिएगा। आपके शरीर को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ब्रेन को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये वो लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की जहां से प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। मतलब इससे ऊपर आप सांस
नहीं रहे। और आप ये जानते हो जब बंदा पहाड़ पे चढ़ता है ऊपर तो उसे उतनी अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है जिसपे हम सांस लेते हैं? किसी को पता है क्या होता है? कितना वैल्यू है उसका? नहीं पता? हाँ बोलिए। 1 पॉइंट। हाँ आगे? आगे नहीं पता? आगे पता भी नहीं चाहिए यार, कोई बात नहीं। ये वो वैल्यू है, क्या है? 1 atm। atm क्या है? एटमोस्फेयर। atm इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और भी यूनिट्स हम पढ़ेंगे, अभी सारी पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ प्रेशर, हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा होगा कि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आपकी न्यूमेरिकल्स में। ये वो लेयर है जहाँ से आपका प्रेशर लगता है, और ये ग्राउंड लेवल है। इमेजिन कीजिए जैसे पहाड़ हो गया, वो हाइट पे है ना, हमें पता नहीं लगता जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है? हमें फील नहीं होता कि हम एक्चुअल पे ऊंचाई चढ़ रहे हैं। हमें तो ऐसे ही लगता है ना, बस चल रही है बस। आप बैठ गए हो ना पहाड़ों वाड़ों तो कहीं तो गए हो? कौन कौन पहाड़ी इलाके का? आप अच्छा, आप पहाड़ी इलाके से हो? अच्छा गए हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये मैं कुछ एरोज बना रहा हूँ। इसमें आप ये बताइए कि सबसे लंबा एरो कौन से पॉइंट पे है? ए पॉइंट पे है ना, उसके बाद बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, और ई पे क्या है? सबसे छोटा पॉइंट है। यहाँ पे जो इंसान रह रहा होगा उसको तो प्रेशर उतना 1 atm नहीं मिल रहा होगा ना, ग्राउंड लेवल पे 1 atm है। तो जो पहाड़ियों पे रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनका जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कैसा है? कम है, ज्यादा है? पहाड़ी इलाकों में क्या है? प्रेशर काफी कम है। और हम जानते हैं कि हेनरी लो क्या कहता है कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम है तो ब्रेन में उतना अच्छा सप्लाई होगा ऑक्सीजन का? नहीं होगा, ठीक है? अब इसको प्रैक्टिकली ट्रीट मत करना, थ्योरेटिकली ट्रीट करना। तो पहाड़ी लोगों के दिमाग में, मतलब जो पहाड़ी नहीं, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, उनके दिमाग में ऑक्सीजन कैसा जाएगा? कम जाएगा। तो सप्लाई ऑफ ब्लड क्या होगा? कम होगा। इसीलिए दिमाग क्या चलता है? थोड़ा कम चलता है। अब इसे प्रैक्टिकली कनेक्ट मत करना, ठीक है? प्रैक्टिकली कनेक्ट अच्छा, अब आगे तो ये बात समझ गए आप? तो उनका दिमाग थोड़ा कम चलेगा। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? अनोक्सिया। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? अनोक्सिया। तो इसको अंग्रेजी में अब लिख लो, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। आपने हेडिंग डाली है ना, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स get less oxygen due to आपका बैग नीचे गिर गया शायद, due to low pressure of oxygen, so their brain becomes unable to work properly because of low supply of blood। समझ आया? कुछ नहीं आया? नहीं आया? आगे, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज अनोक्सिया। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है? क्लियर हुआ ना? तो सारा का सारा खेल था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड इन लिक्विड में भी पढ़ा था, ली चैटलर प्रिंसिपल, याद है ना सबको? याद रखना है भाई, डेली पढ़ना है। अगर आप केमिस्ट्री में ये चीज नहीं करते हो, ये मैं पहली क्लास में बता देता हूँ, जनरली 11th क्लास में जो होता है बच्चा, ये अगर आप नहीं करते हो तो आप चीजें भूलने लगोगे। आपने सुना होगा कि बच्चे चैप्टर्स कर लेते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब कभी आप 1-2 महीने बाद उनसे पूछो तो क्या कहते हैं? तो भूल गए। वो इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा जो प्रैक्टिस है वो उतनी नहीं हो पाती है ना। तो काफ़ी हमें केमिस्ट्री में रिवीजन करना पड़ता है। फिजिक्स में थोड़ा चल जाता है क्योंकि फिजिक्स के जो आपके चैप्टर्स हैं वो थोड़े कनेक्टेड हैं। यही नहीं पता होगा V = IR, तो आप करंट निकाल नहीं सकते, है ना, डेरिवेशन नहीं कर सकते ढंग से, तो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा कनेक्टेड है नहीं, बेसिक चीज़ें कनेक्टेड है, मोलैरिटी मोलैलिटी। अब उनके हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए कि फॉर्मूला तो आपको रट ही गया होगा, है ना, तो वो निकल जाता है। लेकिन भाई कुछ टाइम बाद करोगे तो हो सकता है मोलैरिटी का ही फॉर्मूला बंदा भूल जाए, तो वो चीज़ें नहीं करनी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, और ये एक्चुअल हम सिर्फ इसके लिए पढ़ेंगे फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब जो हमारे जल में जो जीव जंतु होते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि उनकी जो लाइफ कंफर्टेबल होगी वो विंटर्स में होगी या समर में होगी? ये बहुत कॉमन आंसर होगा सबका। कोई गर्मी में मतलब कह सकता है कोई भी ज्यादा जी सकता है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ना वो हमारे किस में जीते हैं ज्यादा? विंटर्स में। अभी सवाल आ जाएगा क्यों, क्वेश्चन है व्हाई एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन विंटर्स, समर में नहीं है। जबकि किसी भी आप राह चलते हुए किसी भी मनुष्य से क्वेश्चन पूछोगे कि एक्वेटिक जो जल में जो जंतु रहते हैं वो किस में कंफर्टेबल जिएंगे, तो क्या कहेगा? जैसे आपने क्या कहा, समर का, लेकिन आंसर इसका क्या है? विंटर्स। और ये सारा खेल है हमारा इसका, किसका? हेनरी लॉ का। टेम्परेचर का तो है ही, हेनरी लॉ से कैसे कनेक्टेड है ये? तो देखिए कैसे कनेक्टेड है। सारा खेल मैथमेटिक्स का है। ये आपने पढ़ा P = जीव जंतु को क्या चाहिए सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन। गैस तो चाहिए ही, ऑक्सीजन चाहिए ना भाई। अभी भी मैंने बताया हम सांस किस प्रेशर पे लेते हैं? 1 atm, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 = KH × XO2। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ से XO2 क्या आ रहा है? 1/KH आ रहा है। अच्छा, वैल्यू को छोड़ो कि भाई हम 1 atm पे लेते हैं, हम एक फिक्स्ड प्रेशर पे लेते होंगे ना। चलो 2 atm पे भी ले रहे होते हैं, हम 2 atm पे भी ले रहे हो तो मैं यहाँ 2 लिख देता। 3 पे ले रहे होते तो आपको X और KH में कैसा रिलेशन दिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम इन पे KH पे। अब टेम्परेचर के साथ क्या कनेक्शन है? टेम्परेचर के साथ आपने सुना होगा जो भी जितने भी ज्यादातर हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो बीच में आते हैं, ये ज्यादातर हमारे टेम्परेचर के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेंगे आपको। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो भी क्या है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी सकता है, लेकिन मोस्टली 99% क्या होता है? डायरेक्टली मिलेगा ये, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आप खुद बताइए, समर में टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा ना। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो KH क्या होगा? घटेगा कैसे मैम? बढ़ेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा। KH अगर बढ़ गया तो X क्या हो जाएगा? घटेगा। ये बात हुई समर्स की। अब हम आते हैं विंटर्स में। तो भैया आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको विंटर में क्या होगा? टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो KH भी डिक्रीज होगा, और इस रिलेशनशिप के कारण आपका सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हमने पढ़ा नाइट्रोजन के लिए भी पूछ सकता है, 2 ही का ही बुक में है, लेकिन क्वेश्चन तो एक्वेटिक लाइफ का आएगा। अब नाइट्रोजन थोड़ी ना इनहेल करता है कोई इंसान जीने के लिए, क्या करता है? इनहेल ऑक्सीजन करता है। तो क्वेश्चन कैसे, आपको आंसर कैसे लिखना है? लिखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स
ये भी उतार लेना। पहले हम बात कर रहे हैं पेपर में आपको लिखना क्या है, ठीक है। वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस सीजन में कंफर्टेबल हो तो आपका जवाब क्या होगा? अरे विंटर में भी नहीं होते। इंसान कोई से भी सीजन में कंफर्टेबल नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। अब ऐसा वो सबके डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। किसी को बारिश से प्रॉब्लम है, बीमार हो जाता हो कि बंदा बारिश में, गर्मी से भी प्रॉब्लम है और सर्दियों से भी। तो इंसान ऐसा जीव है जिसको प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो लिखिए, आंसर लिखिए। फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हेनरीज लॉ कांस्टेंट, KH लिख लीजिए, KH या हेनरी लॉ कांस्टेंट इंक्रीजेस विद increase in temperature, increases with increase in temperature। ब्रैकेट में लिख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो सोल्यूबिलिटी, आगे लिखिए, क्या हो गया? दोबारा बताइए आपने कहां से लिखा? ब्रैकेट में लिख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हो गया। फिर क्या लिखा? सो सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज on increasing temperature so solubility will decrease on increasing temperature, that's why aquatic animals are more comfortable, aquatic animals are more comfortable in winters। अब मैंने जो ये लिखवाया है ना आपको, सारा ये था, सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट था। इसमें आपको लग रहा होगा हमने क्या लिख दिया अंग्रेजी में, लेकिन ये पूरा ये कॉन्सेप्ट लिखवाया मैंने। अभी सबसे पहले ये मैंने आपको क्या लाइन बताई थी कि सोल्यूबिलिटी, यहाँ से हमने प्रूव किया था ना, हेनरी लॉ से प्रूव कर दिया था कि जो सोल्यूबिलिटी और हेनरी लॉ कांस्टेंट में रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हेनरी लॉ कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस हो गया। फिर हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, जो आपने आंसर में लिखा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH क्या होगा, बढ़ेगा। अगर KH बढ़ गया तो X घटेगा। ये आपने लिखा है, समझे? ये आपने लिखा है, इसको उतार लीजिए। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हेनरी लॉ का, करें? हेनरी लॉ का क्वेश्चन करने से पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए जो है, ये चीज आप समझ लीजिए। चलो हो जाएगा।
चीज आप समझ लीजिए, यूनिट्स एंड कन्वर्जन, क्योंकि ये अगर नहीं पता होगा ना तो आप कुछ प्रेशर के क्वेश्चंस में अटक सकते हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैंने अभी अभी आपको एक प्रेशर की यूनिट बताई, क्या बता सकता है कोई? एटीएम। तो मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूँ 1, जानबूझकर, एटीएम। दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है ना, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? 1 एटीएम, ठीक है। दूसरी यूनिट बताएगा कोई? बार। 1 एटीएम को बार में एक्सप्रेस करे, वो वैल्यू पता है जो मैम कह रही? बस 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 भाई 7 नहीं है, 1.01325। अब यहाँ से एक चीज बताइए, बार बड़ा है कि एटीएम बड़ा है? एटीएम बड़ा है। 1 एटीएम की वैल्यू इतनी, जैसे $1 में 70 रुपए हैं, अब तो शायद 75 हो गया हो, तो क्या रुपया बड़ा है? डॉलर बड़ा है, ठीक है। पता नहीं कब से बड़ा है वो। जो आप कह रहे थे ना 7 दैट इज 1 बार, 760 मिलीमीटर Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ठीक है। यही डेफिनेशन होती है आपकी प्रेशर की। बैरोमीटर सुना आपने? वो यही करता है वो। हाँ जी मैम, 760 मिलीमीटर, मिलीमीटर Hg की जगह आप क्या लिख सकते हो? टोर। समझ आ रहा है? और यूनिट पता है? 1 बार आपका होता है 10 की पावर 5, क्या लिखा है? पास्कल। तो यहां पर इसकी जगह 1 एटीएम को अगर पास्कल में एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या लिखेंगे? इनटू, याद होनी चाहिए सारी, ठीक है, क्योंकि कब हमें नहीं पता कब क्वेश्चन भाई 2 यूनिट्स डाल दे वो क्वेश्चन में, हो सकता है ना साहब? अभी तक हुआ नहीं है बट हो सकता है भाई। अभी तक जो क्वेश्चन आपके चल रहे थे वो एटीएम और बार में थे, तो इसमें इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो याद हो जाता है आपको। इतना तो याद होना चाहिए, 1.013 इतना चलता है। 25 याद नहीं, कोई बात नहीं, और 25 लिखोगे तो हमारी कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी। तो 1.013 बार इज इक्वल टू 1 एटीएम, आपको पता होना चाहिए। और भाई पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप उतार लो भाई। आगे बढ़े, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंडेक्स क्वेश्चन 2.6, एक बार पढ़ लो। H2S गैस है भाई, टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक गैस मतलब हार्मफुल गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। यहाँ पे अंडा कौन कौन खाता नहीं है? आप नहीं खाते, वेजिटेरियन हो प्रॉपर, आप भी नहीं खाते, तो आप तो चलो ठीक, आपको इतना अच्छा, इतना बदबू आएगी नहीं, खाने वाले को इतना आता नहीं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, अच्छा, फिर तो एक्सपीरियंस आप सबको, हाँ, रोटन स्मेल होती है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए। इससे हमें कोई मतलब था नहीं, वैसे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि टॉक्सिक गैस है, एग लाइक स्मेल, इसका कोई यूज था नहीं। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, ये क्या लिखा है? STP। कोई बताएगा STP क्या होता है? वो तो ठीक है, ये तो फुल फॉर्म तो सभी को पता है। STP, हाँ, STP में बताइए क्या क्या चीजें आती है? 1 बार, 1 एटीएम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये तो प्रेशर हो गया, और ये टेम्परेचर। हाँ, ये मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो कंसंट्रेशन आपका होगा वो कितना होगा? 1 यूनिटी होता है वो, ठीक है, यूनिटी होगा। अभी हम यूनिटी नहीं लेंगे क्योंकि वो तो दे रखा है, कंसंट्रेशन तो दे रखा है, ये हम यूज करेंगे बाद में, ठीक है। ये तीनों चीजें होती हैं, बच्चों को सिर्फ कितना याद रहता है? 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो याद सब कुछ होना चाहिए। तो देखो, सोल्यूबिलिटी वर्ड का यूज करके आपको क्या दे दिया? मोलैलिटी दे दिया। बच्चे इसी को पुट कर देंगे और आंसर क्या आएगा?
गलत आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सोल्यूबिलिटी की का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। और क्या पूछ रहा है वो, हेनरी लो कांस्टेंट। तो हेनरी लो आ गया तो क्या लगाओगे, हेनरी लो का ही फॉर्मूला लगाओगे ना, कुछ और तो हम लगाएंगे नहीं। तो हमें इतना दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो मोलैलिटी है किसकी, H2S की, मोलैलिटी तो सॉल्यूशन की होती है, मैंने बताया होगा मोलैरिटी और मोलैलिटी किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है। और H2S क्या है, गैस है, और इस गैस को किस में डिसॉल्व किया गया है, वाटर में। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा। तो ये वाटर क्या है, लिक्विड है ना, तो गैस इन लिक्विड सिस्टम बन गया ये, और गैस इन लिक्विड सिस्टम हेनरी लो लगता है वहां पे। इसकी मोलैलिटी है 0.195 यूनिट लिख देते हैं, मोल पर केजी। कोई प्रॉब्लम, इसका KH पूछ रहा है वो, KH भी किसका होता है, गैस का ही होता है, ठीक है, लिक्विड का नहीं होता है। और हमें 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 क्या प्रेशर पता है, प्रेशर H2S का पता तो है, HTP नहीं दिया था अभी, तो कितना लिया था आपने, 1 बार ले लीजिए, बार ले ले, ATM लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार ले लेते हैं। अलग अलग है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल जाएगा। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे HTP मिल जाएगा 1 बार, 5th चैप्टर खोलेंगे HTP मिल जाएगा 1 ATM, ये थोड़ा चलता है, 1 बार ले लो आप। इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या हमारे पास X है, मोल फ्रैक्शन भी हमारे पास नहीं है, तो हम देखते हैं कि हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, क्योंकि भैया अगर आपको KH निकालना है तो फॉर्मूला तो ये लगाना पड़ेगा। प्रेशर तो है हमारे पास, KH पता करना है, लेकिन X नहीं है। कोई बच्चा कहे कि X तो ये है, तो गलत है, गलत है वो, क्योंकि ये क्या है, मोलैलिटी दी हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या मोलैलिटी से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता लग गई कि H2S तो सोल्यूट है, हम सोल्यूट को B से लिखते हैं, और हमारा जो सोलवेंट है वाटर है वो A से लिखते हैं। वाटर का फॉर्मूला आप जानते हो कितना, H2O, तो मोलर मास लिख लेते हैं पहले इनके। कोई प्रॉब्लम, वैसे कोई जरूरत नहीं है, जिस चीज का मोलर मास की जरूरत पड़ेगी हम लिख लेते हैं, क्या पता यूज आ जाए। सल्फर का होता है 32 और हाइड्रोजन का होता है 1 होता है, 2 के कारण 2 हो जाएगा ना, तो ये कितना आएगा 34 आ जाएगा। और H2O का मोलर मास तो आप जानते हो। कोई प्रॉब्लम भाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, मोलैलिटी दी गई है, तो हम क्या करते हैं मोलैलिटी का, अब यहाँ पर कोई मास मूस दे नहीं रखा है भाई किसी का, तो हम मोलैलिटी का यूज करेंगे इसकी डेफिनेशन से। जब भी मास वास दे रखा होता है ना, मास वगैरह दे रखा होता है, तो हम इसको जनरली ऐसे ही छोड़ देते हैं मोल पर केजी लिख के। लेकिन अभी यहाँ पर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल अपॉन 1 kg। इतना समझ आया? अब इसकी डेफिनेशन यूज करिए आप। हम लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, यही मोलैलिटी का फॉर्मूला होता था। कनेक्ट कर दीजिए, तो NB कितना दिख रहा है 0.195, और B क्या था हमारा, B क्या था हमारा, गैस था, तो NB आपको दिख गया होगा 0.195। WA कितना दिख रहा है 1 kg, 1000 ग्राम लिख दूं इसे। अगर मेरे पास गिवन मास ऑफ A आ गया है तो मोल्स नहीं आ जाएंगे। A क्या था हमारा, वाटर था, वाटर था, तो भैया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक एक चीज लिखेंगे, गिवन मास ऑफ A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A। गिवन मास कितना है 1000 ग्राम, मोलर मास कितना है 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा इसीलिए ग्राम में कन्वर्ट किया। ये वैल्यू कितनी होती है 1000/18, याद कर लीजिए 55.55, ये वैल्यू याद करो आप, 1000/18। मतलब जब भी वाटर का मास कितना हो 1 किलोग्राम हो, उसके नंबर 1 किलोग्राम हो या 1 लीटर हो, 1 लीटर भी चलेगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 50, ये फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर किसी को डाउट है कैसे आया, कनेक्शन देखा आपने? तो मोलैलिटी से हम इस तरीके से हम कनेक्शन बना सकते हैं बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकाल दी हमने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए सोल्यूट के और सोलवेंट के। अब हेनरी लॉ में किसके मोल फ्रैक्शन रखोगे आप, गैस का। गैस क्या था हमारा H2S यानी B,
तो यहाँ पर हम एक्स बी निकाल देंगे, फॉर्मूला आप जानते हो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी प्लस एन ए जैसे भी लिखना है। ये है 0.195 प्लस 55.55, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये आएगा 0.195 डिवाइड बाय 55.745, ये आएगा 0.00349। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन तो आपको देखो करनी पड़ेगी। तो क्या आप KH नहीं आ जाएगा? प्रेशर कितना था? 1 था, तो मैं 1 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत? 1 बार इज इक्वल टू KH हमको नहीं पता था, और हमारा X कितना आया भाई, यहाँ पे हम भी लिख देते हैं। सारा हम डेटा किसका रख रहे हैं? H2S का रख रहे हैं, 0.00349। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? KH आ जाएगा। KH की यूनिट क्या होगी? जो आपकी प्रेशर की यूनिट होगी। KH की यूनिट क्या होगी? जो आपकी प्रेशर की यूनिट होगी। एक हम क्वेश्चन करेंगे ऐसा जिसमें उल्टा कर दिया होगा, बार की जगह बार इनवर्स लिख देगा, समझ रहे हो? बार की जगह क्या लिख देगा? तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, हम x को यहाँ लिख देंगे, प्रेशर को वहां लिख, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो इसको डिवाइड जैसे हम करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बुक में क्या लिख रखा है? एटीएम लिया है या बार लिया है, बताइए। अच्छा, वो तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होगा ही नहीं, सॉल्यूशन छोड़ो, कोई बात नहीं। यही तो फर्क पड़ेगा, अगर आप 1 ATM लिखते तो बार की जगह ATM आ जाता। ठीक है, ये आंसर आ रहा है 286.532 बार। पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, और अगर आपके पास पेपर में टाइम है जो होगा तो आप और लिख देना। ठीक है, नहीं समझ आया तो बताइए, दोबारा समझा देता हूं। ठीक है, क्या दिया था हमें? मोलैलिटी, और एक कंडीशन दी थी एसटीपी। वर्ड्स को पकड़िए। ठीक है, एसटीपी का मतलब क्या है? प्रेशर कितना होगा? 1 बार टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। टेम्परेचर का यूज बहुत कम होता है क्वेश्चंस में, है ना? प्रेशर का, क्योंकि हम हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं तो प्रेशर तो आएगा ही, तो हमें पता लग गया प्रेशर कितना था, 1 बार था, है ना? तो हेनरी, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछ रहा है तो हेनरी लॉ तो लगेगा ही, तो हमें KH निकालना था। फॉर्मूला आपने लिखा P = KHX लिख दिया भाई। तो KH निकालने के लिए P तो पता लग गया, X तो पता होना चाहिए, और X की कोई यूनिट नहीं होती। और क्वेश्चन में अगर आप जाओ तो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया सोल्यूबिलिटी वर्ड, और यूनिट भी लिख दी स्मॉल m। स्मॉल m किसकी यूनिट है? मोलैलिटी की। तो हमने मोलैलिटी का यूज करके क्या निकाल दिया? मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, है ना? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, सोल्यूट के भी और देखो मोलैलिटी की अगर डेफिनेशन आप पढ़ो तो उसकी तो डेफिनेशन यही कहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट वही होंगे जो वैल्यू होगी मोलैलिटी की। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, मोल्स ऑफ सोलवेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपने डेफिनेशन यूज करी, इनको कनेक्ट करा, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास मिला किसका? सोलवेंट का। यही करा ना कनेक्शन करके। और सोलवेंट ज्यादातर क्या होता है? वाटर ही होता है। वो लिक्विड तो होगा, हेनरी लॉ में लिक्विड होगा, ज्यादातर वाटर होता है, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ढंग से, कहीं वाटर की जगह कुछ और तो नहीं है। वाटर था, वाटर का आप मोलर मास जानते हो कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। तो जब भी 1000 ग्राम होगा या 1 किलो होगा ना वाटर का मास, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है, कितने? 55.55 1000/18 मोल्स आपके आ गए 55.55। और हमें मोल फ्रैक्शन हेनरी लॉ में किसका रखना होता है? गैस का। गैस का रखना होता है। और गैस क्या है? सोल्यूट है। सोल्यूट है, तो सोल्यूट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था। NB/NA+NB हमने लगाया,
वैल्यू रखी, कैलकुलेशन करी, हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। हेनरी लॉ में हमने वैल्यूज रखी सब चीजों की, और हमारा जो हमें जो भी निकालना था वो निकाल दिया विद यूनिट। यूनिट अगर आपने नहीं लिखी तो हाफ मार्क्स आपका कटेगा, जो आपको किसी भी हालत में नहीं कटवाना। ठीक है, हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो एग्जामिनर है वो आपका एक भी मार्क्स ना काट सके। क्लियर? अब क्वेश्चन कुछ समझ आया? लिख लीजिए।